नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है मानस के कोचिंग सेंटर के बाहर लगातार 2-3 दिन से एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हुए भीख मांगते थे। आज मानस उन्हें देखने गया, लेकिन जब उसने उनका चेहरा देखा तो मानस के पांव तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वे लोग कोई और नहीं बल्कि उसके अपने। आखिर कौन थे वे दोनों? जबकि मानस तो अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहता था। आइए जानते हैं वे कौन थे। मानस आज घर जाने के लिए कुछ लेट हो गया था। अपने हाथ में लैपटॉप और बैग लिए जल्दी जल्दी तेज कदमों से वह बाहर की ओर निकला और कोचिंग सेंटर का दरवाज़ा बंद करने लगा कि उसने देखा दो बुजुर्ग व्यक्ति उसके कोचिंग सेंटर के बाहर थोड़ी दूरी पर ही बैठे हुए हैं। वह उनके पास जा ही रहा था कि घर से उसकी पत्नी का फ़ोन आया और उसने बताया कि दादा दादी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। और बस मानस सब कुछ भूल गया। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी उठाई और वह अपने घर की ओर निकल गया। घर जाकर उसने देखा तो घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। वह पहले ही डरा हुआ था। उसने घर में सबको आवाज़ लगाई, प्रिया, कहाँ हो तुम? और दादा दादी कहाँ हैं? यह घर में अंधेरा क्यों कर रखा है? जैसे ही उसने आवाज़ लगाई वैसे ही फट से पीछे से लाइट जल गई और उसने सामने देखा कि पूरा घर लाइट और गुब्बारे से सजा हुआ था। काम की भागदौड़ में वह बिल्कुल भूल ही गया था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन था। जब वह बहुत छोटा था तो उसके जन्म के समय ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। दादा दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज पूरा शहर उसको उसके नाम से जानता है, उसके काम से जानता है। मानस की उम्र बेशक छोटी थी, लेकिन अध्यापक के तौर पर उसने पूरे शहर में ऐसा नाम कमाया था कि जिसकी तुलना कोई बड़ा अच्छा आदमी नहीं कर सकता। आज वह पूरे शहर में प्रसिद्ध था। रात को घर में अच्छे से पार्टी हुई, सब ने साथ मिलकर खाना खाया। मानस थोड़ा इमोशनल हुआ कि आज अगर उसकी माँ उसके साथ होती तो वह कितनी खुश होती। लेकिन फिर दादा दादी की तरफ देखकर वह मुस्कुरा दिया। बहुत सारी मस्ती करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह हुई और फिर से मानस अपने कोचिंग सेंटर के लिए निकला। जैसे ही वह कोचिंग सेंटर पहुंचा तो उसने फिर से उस बुजुर्ग आदमी और एक औरत को अपने कोचिंग सेंटर से ही कुछ दूरी पर बैठे हुए देखा। वह लोग सब लोगों के हाथ जोड़कर कुछ मांग रहे थे। आज मानस पहले ही थोड़ा लेट था तो वह अभी उन्हें देखता हुआ वहां से निकल गया। और जब रात हुई और मानस वहां से अपने घर जाने के लिए निकला तो उसने फिर से अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और देखा कि वह दोनों जो कल रात यहाँ थे और आज सुबह भी जिनको उसने देखा था वह वहाँ अभी हैं क्या। तब मानस जब बाहर निकला तो उसने देखा कि वे दोनों अभी भी वहीं बैठे हुए थे। एक फटी हुई सी चादर उन दोनों ने ओढ़ रखी थी, जो मुश्किल से ही उन दोनों के पूरे बदन को ढक पा रही थी, जबकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मानस को उन पर दया आ गई। वह उनके पास पहुंचा और उसने उनसे कहा, बाबा, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? क्या हुआ है? जब मानस ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो मानस उन दोनों के चेहरे देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गईं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह करे तो आखिर क्या करे। अतीत के सारे पन्ने एकदम से उसकी आंखों के सामने एक एक करके खुलने लगे। वह एकदम स्तब्ध सा रह गया कि तभी अचानक से उसने देखा कि उन दोनों में से एक बुजुर्ग आदमी जो था उसकी अचानक से सर्दी की वजह से तबीयत खराब हो गई। उसने जल्दी से उस बुजुर्ग आदमी को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया। उधर मानस के घर वाले सभी चिंता कर रहे थे कि मानस आज इतना लेट कैसे हो गया।
आखिर बात क्या है? जब मानस की पत्नी ने उसके पास फ़ोन किया तब मानस ने बताया कि वह अस्पताल में है और इतना कहते ही उसके फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई। अब तो मानस के दादा दादी और उसकी पत्नी प्रिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गए कि आखिर मानस अस्पताल में कैसे है और क्यों है, उसे क्या हुआ है। वह मानस के कोचिंग सेंटर के पास वाले अस्पताल में पहुँचे। वहाँ जाकर जब उन्होंने कंफर्म किया तो पता चला कि हाँ, मानस इसी अस्पताल में है और वह बिल्कुल ठीक है। वह किसी और व्यक्ति को लेकर के यहाँ आया है जिसकी तबीयत सर्दी लगने की वजह से ख़राब हो गई थी, लेकिन अब उसे आराम है। तब जाकर हेमा जी और हरेंद्र जी की जान में जान आई। वे सब लोग रिसेप्शन पर बताए हुए कमरा नंबर में पहुँचे तो वहाँ जाकर देखा कि मानस एक बेंच पर बैठा हुआ था और वहीं बेड पर एक बीमार आदमी लेटा हुआ था। प्रिया भागकर मानस के पास गई और उससे पूछने लगी, मानस, तुम ठीक तो हो ना? तुमने फ़ोन इतने में ही काट दिया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। पता है हम सब कितना डर गए थे। तब मानस बोला, अरे बाबा, मैंने फ़ोन नहीं काटा, फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इसीलिए फ़ोन बीच में ही बंद हो गया और मैं तुम्हें पूरी बात बता ही नहीं पाया। कि तभी हेमा जी और हरेंद्र जी भी मानस के पास पहुँचे। मानस से बातचीत करने के बाद जब मानस ने बताया कि वह किसी और बीमार व्यक्ति को यहाँ अस्पताल में लेकर आया है, तब जाकर हेमा जी और हरेंद्र जी को आराम मिला। लेकिन जैसे ही हरेंद्र जी ने बगल के बेड पर लेटे हुए उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वह भौचक्के से रह गए, एकदम से चौंक गए और बोले, मानस, यह तुझे कहाँ मिला और तू इसको यहाँ क्यों लेकर आया है? क्या तू भूल गया वह सब कुछ कि इसने हमारे साथ बीते समय में क्या किया है, बीते हुए समय में हमारे साथ क्या हुआ है? और इतना कहते ही वे पुरानी यादों में खोते चले गए। मानसी, क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना शोर कैसे हो रहा है? ज़रा नीचे जाकर तो देखो, माँ पापा के कमरे में न जाने कैसी आवाज़ें आ रही हैं। ज़रा घड़ी में देखना कितना समय हो रहा है। इन दोनों को भी बुढ़ापे में चैन नहीं है। सुबह हुई नहीं कि बस इनकी खटर पटर शुरू हो जाती है। यह नहीं सोचते कि खुद तो इनको पूरे दिन कुछ करना नहीं है, कम से कम जो काम पर जाएगा उसको तो चैन से सोने दे सकते हैं ना। मनोज बड़बड़ाता हुआ बोला, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर देख लो नीचे कि हो क्या रहा है। आधी नींद में बड़बड़ाता हुआ मनोज अपनी पत्नी मानसी से करवटें इधर उधर बदलता हुआ बोला। तब मानसी बोली, ओहो मनोज, सुबह के 6 बज रहे हैं, क्या तुम्हें अभी भी आधी रात दिखाई दे रही है? और फिर कहा था ना मैंने तुमसे कि पापा जी की तबीयत कुछ ख़राब है, उनको जाकर अस्पताल दिखा लाना। लेकिन पता नहीं किस रामधुन में लगे रहते हो, तुम्हें तो समय ही नहीं मिलता कि उनको लेकर अस्पताल तक चले जाओ। न जाने भगवान ने उन्हें कैसी औलाद दी है, एक नंबर के आलसी हो तुम। अरे तुम नहीं जा सकते हो तो कुछ पैसे मुझे ही दे दो, कम से कम मैं ही उनको दिखा लाऊं। लेकिन नहीं, तुम्हें कहाँ कुछ दिखाई देता है। तुम तो बस अपने 2 काम करने के बाद यह सोचते हो कि पूरी दुनिया जैसे खाली बैठी रहती है। माँ बाबूजी जैसे कुछ काम करते ही नहीं हैं, ना मैं कुछ काम करती हूँ। बस तुम्हारे तो यही ताने शुरू हो जाते हैं। तुमसे मैंने फालतू बोलने को नहीं कहा है, ठीक है ना? अपने लेक्चर अपने पास रखो और ख़बरदार जो मुझसे उल्टी ज़बान चलाई तो अभी 2 थप्पड़ पड़ेंगे कि सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ज़्यादा चांद पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? मानसी को डांटते हुए मनोज ने कहा। मानसी वहाँ से उठकर नीचे आई तो देखा कि मानसी के ससुर जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। उन्हें लगातार उल्टियाँ हो रही थीं और उसकी सास उसके ससुर की पीठ को सहला रही थी। मानसी जब उनके कमरे में पहुंची तो मानसी ने कहा, क्या पापा,
आपको अभी भी आराम नहीं मिला है क्या? तब मानसी की सास हेमा जी बोली, बेटा तू तो जानती है 2 दिन से मनोज से कह रही हूँ कि इनको ले जाकर दवाई दिलवा लाए। पुरानी दवाइयाँ रखी हुई थीं, जो खांसी के सिरप रखे थे मैंने वहीं दे दिए हैं। उनसे इन्हें कुछ आराम ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं इस बार ऐसी कौन सी खांसी हुई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर मानसी वहाँ से मनोज के पास पहुँची। मनोज, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पिताजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है और मैं उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हूँ, क्योंकि तुमसे तो कुछ होगा नहीं। इतना कहते ही मानसी ने मनोज की जेब से कुछ पैसे निकाले और अपने ससुर और सास को लेकर ऑटो में बिठाकर उन्हें अस्पताल ले गई। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों ने हरेंद्र जी का चेकअप किया और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनको इतनी सारी दिक्कत हो रही थी। अगर वह 1-2 महीने लगातार डॉक्टर की बताए हुए तरीके से दवाई खाएंगे तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। घबराने की कोई ख़ास बात नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि आपने समय रहते ही इस बात पर गौर दे दिया, वरना बीमारी खतरनाक हो सकती थी। इतना कहकर डॉक्टर ने हरेंद्र जी को दवाइयाँ दीं और वे तीनों अस्पताल से अपने घर वापस आ गए। जैसे ही मानसी घर पहुंची तो घर आकर देखा कि मनोज ने गुस्से में सारा सामान फैलाया हुआ था घर का। मानसी के घर आते ही उसने आओ देखा न ताव और मानसी के गाल पर थप्पड़ ही थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। हरेंद्र जी और हेमा जी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन दोनों में भी धक्का मार दिया। यह कोई पहली बार नहीं था कि मनोज ने मानसी के ऊपर हाथ उठाया था। कहने को तो दुनिया कहती है कि बहुएं नालायक होती हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था सब कुछ। हरेंद्र जी का एक ही बेटा था और वह भी बिल्कुल निकम्मा। जैसे तैसे करके तो वह काम करने के लिए जाया करता था। इकलौता होने की वजह से वह हमेशा ही अपने मन की किया करता था। ना ही तो उसने पढ़ने लिखने में कभी कोई ख़ास ध्यान दिया था और ना ही उसने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना रखा था कि मुझे यह करना है या वह करना है। बस समय काट रहा था। वह तो धीरे धीरे जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी आदतों में सुधार आने की बजाय वह और ज़्यादा आलसी और बदतमीज़ होता गया। हरेंद्र जी और हेमा जी उसे बहुत समझाया करते, प्यार से भी और डांट से भी, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता और उसका नतीजा आज सबके सामने था। कभी कभी हरेंद्र जी और हेमा जी बहुत पछताते भी कि उन्होंने क्यों उसकी शादी मानसी जैसी संस्कारी लड़की से कर दी। बेचारी की ज़िंदगी खराब हो गई है इसके चक्कर में। लेकिन हेमा जी ने मानसी को कभी अपनी बेटी से कम नहीं समझा और वैसे ही मानसी ने भी अपने सास ससुर को अपने माता पिता का दर्जा दिया। मानसी ने इस बार हरेंद्र जी की दवाइयों का पूरा ध्यान रखा और लगभग 1.5 महीने दवाई खाने के बाद वे पूरे तरीके से स्वस्थ हो गए। सब कुछ बस ऐसे ही चल रहा था। कभी मानसी को कोई परेशानी होती तो वह हेमा जी और हरेंद्र जी से कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेती। वहीं अगर उन दोनों में से कोई भी परेशान होता तो वह मानसी से कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेते। तीनों को बस एक दूसरे का ही सहारा था। हेमा जी और हरेंद्र जी भगवान के हमेशा हाथ जोड़ते कि भगवान ने उन्हें इतनी अच्छी बहू दी है। हेमा जी तो हमेशा यही कहते हुए न थकती कि ज़रूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे जो इतनी प्यारी बहू हमें मिली है। अपने बेटे से तो उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं रह गई थी। समय पल पल करके बढ़ता जा रहा था। मनोज की शादी को 2 साल होने को थे, लेकिन उनके घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। एक दिन मानसी घर का काम कर रही थी कि अचानक से उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर गिर गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर से बात की गई तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। बस फिर क्या था, हेमा जी और हरेंद्र जी के पैर तो जैसे धरती पर टिक ही नहीं रहे थे।
वह दोनों फूले नहीं समा रहे थे। आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी जो थी, घर में एक नन्हा सा प्यारा नया मेहमान जो आने वाला था। जब मनोज को यह बात पता चली तो मनोज भी बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी का ध्यान रखना भी शुरू कर दिया। हरेंद्र जी और हेमा जी ने जब मनोज को अपनी पत्नी मानसी का इतना अच्छे से ध्यान रखते देखा तो कहीं न कहीं उनके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उन्हें लगा कि शायद अब मनोज बदल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना, इंसान का व्यवहार कभी भी नहीं बदलता। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर लाया जा सकता है, वह भी अगर इंसान चाहे तो, बहुत कोशिशों के बाद। लेकिन वह पूरे तरीके से कभी नहीं बदल सकता। और ऐसा ही मनोज के साथ भी हुआ। थोड़े दिन तक तो उसने अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। फिर थोड़े दिन के बाद वह अपने उसी ढर्रे पर आ गया। उल्टी सीधी बातें, गाली गलौज, मारपीट करना, इधर उधर की बातें, बस यही सब काम उसको जैसे करना आता था। समय बढ़ने के साथ साथ उसने अब शराब पीने की लत और पाल ली थी। अभी तक तो वह केवल उल्टी सीधी गाली गलौज ही किया करता था, लेकिन अब तो वह शाम को शराब पी कर आता और फिर गाली गलौज करता। हरेंद्र जी और हेमा जी से यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। उधर मानसी भी मनोज की इन हरकतों से मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। वह रोज़ उसे मना करती कि मनोज, तुम शराब पीकर मत आया करो, यह शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। लेकिन मनोज ने मानसी की एक भी ना मानी और वह अपने मन की करता रहा। धीरे धीरे मानसी की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया। अब उसकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ सी रहने लगी थी। उसके बाद भी मनोज को शर्म न आती। आज शाम को वह जब अपने ऑफिस से आया तो वह पूरे तरीके से नशे में धुत था। मानसी ने उसे किसी बात के लिए कहा तो उसने मानसी की कोई बात न सुनी और उसका हाथ पकड़कर मानसी को धक्का दे मारा, जिससे मानसी नीचे गिर पड़ी और उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां जाकर डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन मनोज के धक्का मारने से मानसी पेट के बल गिर गई थी। अब उसकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर जान बचानी है तो आपकी बहू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हेमा जी और हरेंद्र जी ने इस बात के लिए हामी भर दी और उनकी बहू का ऑपरेशन चालू हो गया। लगभग 5 घंटे के लंबे समय के बाद ही डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है। हेमा जी और हरेंद्र जी भी निश्चिंत हो चुके थे। मानसी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन एक दिन अचानक से वह सारा खुशी का माहौल एकदम से मातम में बदल गया। एक सुबह जब हेमा जी मानसी के कमरे में पहुंची तो उन्होंने वहां जाकर देखा कि मानसी अभी तक भी सोई हुई है। उन्होंने मानसी को उठाने के लिए जैसे ही हिलाया तो मानसी का हाथ यूं ही नीचे की तरफ लटक गया। जब तक उसको अस्पताल लेकर गए तब तक वह दम तोड़ चुकी थी। हेमा जी और हरेंद्र जी का रो रो कर बुरा हाल था। घर में उनकी बहू के अलावा उनका हाल चाल जानने वाला और था ही कौन। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके साथ क्या हो गया और कैसे यह सब हो गया। इतना छोटा सा बच्चा है, बिन माँ के वह कैसे रहेगा। हेमा जी ने जैसे तैसे करके अपने पोते की देखभाल करना शुरू किया, लेकिन छोटे बच्चे को तो माँ की ही ज़रूरत होती है ना, तो बस उसको भी मानसी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हेमा जी और हरेंद्र जी ने उसका नाम बहुत प्यार से मानस रखा था। मानस अब लगभग 5 साल का हो चुका था। एक दिन शाम का समय हो रहा था। हेमा जी और हरेंद्र जी दोनों अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे कि तभी मनोज ऑफिस से घर आया। लेकिन आज वह अकेला घर नहीं आया था, उसके साथ एक लड़की भी थी। जब वह हरेंद्र जी और हेमा जी के पास पहुंचा तो वह उनके पैर छूने लगा, तो उस लड़की ने भी उसके साथ उन दोनों के पैर छुए। अब हरेंद्र जी और हेमा जी एक दूसरे की तरफ अचंभे से देखने लगे।
क्योंकि उनको कुछ तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, आखिर माजरा क्या है। तब हरेंद्र जी बोले कि मनोज, यह लड़की कौन है? तब मनोज ने उनसे कहा कि बाबूजी, मानस अभी बहुत छोटा है और उसको देखभाल करने के लिए माँ की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने शादी कर ली है। यह सुनकर जैसे हरेंद्र जी के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। वे चौंकते हुए बोले, शादी कर ली है? लेकिन कौन है यह? कहाँ से आई है? इसका क्या नाम है? तू जानता भी है क्या? कुछ पता भी है इसके बारे में, या किसी से भी तू ऐसे ही शादी करके उठा लाया? ऐसे कैसे किसी से भी तू शादी कर सकता है? कम से कम एक बार हमसे पूछ तो लेता। तो मनोज बोला, आशीर्वाद देना है तो दे दो, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी कलीग है और मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। तुम अपनी नाक बीच में मत घुसाओ। और इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले गए। हरेंद्र जी और हेमा जी पूरी रात इसी सोच में बैठे रहे, लेकिन अब वह कर भी क्या सकते थे। मनोज ने तो उस लड़की को घर में लाकर बिठा दिया था, जिसका नाम अंजलि था। अंजलि जब घर में आई तो वह 1-2 दिन ही ठीक रही। उसके बाद जब उसने मनोज का व्यवहार अपने माता पिता के लिए देखा कि कैसे मनोज अपने माता पिता के साथ व्यवहार करता है, तो उसने भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब भी हेमा जी और हरेंद्र जी किसी बात के लिए अंजलि को कहते तो वह फट से उल्टा जवाब दे दिया करती, जबकि मनोज कह रहा था कि उसने मानस के लिए दूसरी शादी की है। पर अंजलि ने तो कभी भी मानस को अपनी गोदी में उठाकर तक नहीं देखा। उसका पालन पोषण तो हेमा जी ही कर रही थीं। धीरे धीरे समय बीता और अंजलि भी एक बच्चे की माँ बन गई। अब उस घर में 2 बच्चे हो गए। इत्तेफाक की बात यह थी कि अंजलि को भी बेटा ही हुआ और मानस की उम्र लगभग अब 8-9 साल की हो रही थी। जब से अंजलि ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तब से वह मानस को एक फूटी आंख न देखती। वे दोनों बच्चों में भेदभाव किया करती। अब अंजलि का बेटा आरव लगभग 5 साल का हो गया था और उधर मानस भी लगभग 14 साल का हो रहा था। एक दिन दोनों भाई आपस में साथ बैठकर खेल रहे थे कि आरव ने कोई काम बिगाड़ दिया। उधर से अंजलि आई तो उसने कुछ पूछा न गछा और मानस को पीटना शुरू कर दिया, जो कि हेमा जी और हरेंद्र जी से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हुआ। और इस बात पर अंजलि और हेमा जी की तगड़ी बहस हो गई। जब शाम को मनोज ऑफिस से वापस आया तो अंजलि ने उसे न जाने क्या क्या कहकर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी और मनोज ने अपनी पत्नी की ही तरफदारी की और हेमा जी और हरेंद्र जी से साफ शब्दों में कह दिया कि जैसा इस घर में अंजलि कहेगी वैसा ही होगा। अगर किसी को कोई गलतफहमी है या इस बात से कोई दिक्कत है तो दरवाज़ा उधर की तरफ है, वह यहाँ से जा सकता है। यह बात हरेंद्र जी से बर्दाश्त ना हुई और वह मानस को अपने साथ लेकर वहाँ से चले गए। अब तक शायद वह अपने बेटे के लिए ही यह सब बर्दाश्त कर रहे थे। उन्हें लगा कि मनोज आज नहीं तो कल शायद सुधर जाएगा और इसीलिए वे अंजलि के अत्याचार सह रहे थे। लेकिन आज जब मनोज ने कह ही दिया कि उसको उसके माता पिता के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर वह दोनों वहाँ से चले गए। जब वे दोनों घर छोड़कर गए तो मनोज ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि मेरे माता पिता कहाँ हैं कहाँ नहीं। यहाँ तक कि उसे अपने छोटे से बेटे मानस का भी बिल्कुल ख्याल ना आया। हरेंद्र जी और हेमा जी के पास जो थोड़े बहुत पैसे जुड़े हुए थे, उन्होंने उससे किराए का मकान लिया, अपनी गृहस्थी का थोड़ा बहुत सामान खरीदा और उसके बाद वे तीनों उस किराए के मकान में रहने लगे। अब घर खर्च कहाँ से आए, उसके लिए काम तो करना ही था। और फिर हरेंद्र जी और हेमा जी दोनों की ही उम्र हो भी चली थी। मानस भी अब समझदार हो गया था और वह हर चीज़ को समझ रहा था। उसने कहा भी कि दादा दादी मैं कोई काम कर लेता हूँ जिससे हमारे घर का खर्च चलता रहेगा। तब उन दोनों ने उसे समझाया कि बेटा अभी तेरी पढ़ने की उम्र है, कोई बात नहीं, तू मन लगा कर पढ़,
बस कुछ ही दिनों में तेरी 12वीं की परीक्षाएं हो जाएंगी। उसके बाद तू कोई प्राइवेट कोर्स कर लेना। एक अच्छी नौकरी अगर तेरी लग जाएगी तो हम बूढ़ों की ज़िंदगी, बुढ़ापा हमारा आराम से कट जाएगा। मानस की समझ में अब यह बात आ गई। इधर घर खर्च चलाने के लिए हेमा जी ने 2-4 घरों में झाड़ू बर्तन पोछा करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ पैसे आ जाया करते और उनके घर का घर खर्च चल जाया करता। उधर मानस ने भी पड़ोस के ही कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और इस बात से हेमा जी और हरेंद्र जी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई। मानस ने कहा कि दादा दादी, अगर मैं इन बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मेरी पढ़ाई का रिवीजन भी होता रहेगा और मेरी स्कूल की फ़ीस भी निकल जाया करेगी। हालांकि मानस सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ था, लेकिन वह पढ़ने में बहुत होशियार था। वह बहुत समझदार, सरल और गंभीर स्वभाव का था। उसने धीरे धीरे अपने घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे करके उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के नंबर बहुत अच्छे आने लगे। वह बच्चों को खेल खेल में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स सिखा दिया करता था कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट भी लिया करते थे और फिर नई नई चीज़ों को सीखते भी थे। पर इसका यह नतीजा हुआ कि धीरे धीरे वह आसपास के इलाके में अपने इसी काम के लिए फेमस होने लगा और उसके पास बच्चों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब तो मानस की 12वीं की परीक्षा भी हो चुकी थी, तो उसने 10वीं क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और फिर जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उसने 12th तक के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और बस अब धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और पूरे शहर में धीरे धीरे करके उसका नाम होने लगा। तो फिर उसके अपने दादा दादी के सहयोग से उसने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोला और वह कोचिंग सेंटर एकदम अच्छे से चल पड़ा। वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और मानस देखते ही देखते उस शहर में एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका था। उसकी जाने माने अध्यापकों में गिनती होने लगी थी। जब उसने अपना कोचिंग सेंटर शुरू किया था तब वह एक अकेला ही टीचर हुआ करता था। धीरे धीरे करके उसने अपने जैसे 2-4 को भी अपने साथ लगाया और कब वह छोटा सा कोचिंग सेंटर एक बड़े से स्टडी हब में बदल गया, मानस को खुद भी पता नहीं चला। कल तक जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं था, आज वह इतने बड़े कोचिंग सेंटर का मालिक था। उसके कोचिंग सेंटर में बच्चों के एडमिशन के लिए भीड़ लगी रहती थी। कई बार तो रजिस्ट्रेशन बहुत पहले से शुरू करवा दिए जाते थे ताकि बच्चों को बाद में सुविधा हो, असुविधा का सामना न करना पड़े। फिर लोगों की मांग के आधार पर मानस ने इस शहर में एक और ब्रांच अपने कोचिंग सेंटर की ही खोल दी, जहां उसने कुछ योग्य टीचरों को रखा। वह खुद भी समय समय पर जाकर वहां देखभाल करता रहा। अब हेमा जी और हरेंद्र जी के दुख के समय का अंत आ गया था। धीरे धीरे करके मानस ने एक अच्छा बंगला, गाड़ी, सारी चीज़ों को हासिल कर लिया और फिर हेमा जी और हरेंद्र जी ने एक बढ़िया सी लड़की देखकर मानस की शादी करा दी और उस लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही उसको किसी अनाथ आश्रम के गेट पर छोड़ गए थे, पर तब से वह वहीं पर पली बड़ी थी। इसीलिए वह जानती थी कि माँ बाप की कीमत क्या होती है, क्योंकि उसे बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला था। अब तो वे चारों लोग बड़े खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। हंसी खुशी का माहौल रहता, घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। और आज मानस की माँ मानसी जी का जन्मदिन था। हालांकि मानस ने उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके जन्म के बाद ही वे गुजर गई थीं। आज ही मानस ने अपने कोचिंग सेंटर के बाहर उनको देखा था। हरेंद्र जी का कंधा पकड़कर झकझोरता हुआ मानस बोला, दादाजी कहाँ खो गए आप? कितनी देर से मैं आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, किस गहरी सोच में पड़े हुए हैं? कि तब हरेंद्र जी ने मानस से कहा, क्या तू नहीं जानता मानस कि किस सोच में पड़ा हुआ हूँ मैं?
ये आदमी जो यहाँ पे लेटा है, इसने कभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया और रही कसर इसकी उस नालायक पत्नी ने पूरी कर दी थी। भूला नहीं हूँ मैं कुछ भी, और मेरे ख्याल से तू भी इतना छोटा नहीं था कि तुझे याद ना हो कि इन लोगों ने क्या किया था हमारे साथ। कोई बात नहीं दादाजी, इन्होंने हम सबके साथ जैसा भी किया, भगवान ने उनको उनके कर्मों की सज़ा दे दी है। अब अगर इनको देखने के बाद भी मैं यहाँ ना लाता तो इनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता, आप ही बताइए। उधर प्रिया कुछ भी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है कि तब मनोज को होश आने लगा, और जैसे ही उसने अपने सामने हेमा जी और हरेंद्र जी को खड़े हुए पाया तो वह उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मुझे उसका बहुत पछतावा है। लेकिन हरेंद्र जी ने उसकी एक बात ना सुनी और वह उसको वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर निकल गए और जाते जाते मानस से बोल कर गए कि मानस, बस बहुत हो गई समाज सेवा, फटाफट से अस्पताल में पैसे जमा कर और इनको इनके खर्च के लिए कुछ पैसे देकर बाहर आ जा। घर चल, मैं बाहर गाड़ी में तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही मनोज ने हरेंद्र जी के मुंह से यह सुना कि वह लड़का जो उस कोचिंग सेंटर के बाहर मिला था वह कोई और नहीं, उसका अपना सगा बेटा मानस था, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उधर कोने में बैठी हुई अंजलि सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। जैसे ही मानस वहाँ से जाने लगा तो मनोज ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और बोला, मानस बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। और फिर गलती इंसानों से ही होती है ना। मैंने तेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैंने भी बहुत बहुत बुरे दिन काटे हैं। मुझे ऐसे अकेला बुढ़ापे में छोड़कर मत जा बेटा। अब मानस क्या करता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने हरेंद्र जी को बहुत प्यार से समझाया, लेकिन हरेंद्र जी उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत देर की लंबी चौड़ी बहस होने के बाद हरेंद्र जी मनोज और अंजलि को एक शर्त पर घर ले जाने के लिए राज़ी हुए कि जब तक वह ठीक नहीं होता केवल तब तक हमारे साथ हमारे घर पर रह सकता है। उसके बाद हम उसकी मदद तो कर देंगे, लेकिन वह हमारे पास नहीं रह सकता। इस बात में मानस ने भी सहमति जताई और अंजलि और मनोज को लेकर वे लोग घर पहुंच गए। घर जाने के बाद प्रिया ने उन दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा और जल्दी ही मनोज प्रिया की देखभाल से स्वस्थ हो गया। एक दिन प्रिया अंजलि से पूछ बैठी कि माँ, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं। जब दादाजी और मानस घर छोड़कर आए थे तो आप मानस को यहाँ कोचिंग सेंटर के बाहर कैसे मिली? क्या हुआ था आपके साथ? तब अंजलि ने उसे सारी बात बताई कि जैसे ही हरेंद्र जी और हेमा जी मानस को वहाँ से लेकर आए थे, उसके बाद से उनके घर में रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहा और अंजलि को अपनी सहेलियों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। धीरे धीरे करके उसका छोटा बेटा आरव दिन पर दिन बिगड़ने लगा, लेकिन उधर ना तो मनोज को किसी चीज़ से मतलब था, ना ही इधर अंजलि को किसी बात से मतलब था, और उसका अंजाम यह हुआ कि आरव पूरे तरीके से बिगड़ गया। वह भी मनोज की तरह नशे का आदी हो गया और धीरे धीरे करके जब उसे पैसे ना मिलते तो वह घर में रखे हुए पैसे चुरा कर ले जाता। जब पैसे घर में रखना बंद कर दिए तो अब उसने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया और अपनी ही कॉलेज की एक बिगड़ी हुई सी लड़की से वह शादी करके उसको घर ले आया। वह लड़की ना तो कुछ भी काम करती ना धंधा, बस दिन रात अपने दोस्तों के साथ इधर उधर पार्टियां करती रहती। इतना तो देखा भी जाता बेटा, लेकिन वह तो धीरे धीरे करके अपने दोस्तों को घर में बुलाने लगी। दोस्त लड़कियां हों तो भी देखा जाए सारे दोस्त लड़के ही होते थे और उनके साथ बैठकर वह दारू की पार्टी करने लगी रहती। जो हमसे बर्दाश्त ना हुआ तो हमने उसकी माँ के पास फ़ोन करके उसे उसकी सारी बात बताई, तो उसकी माँ तो उल्टा हमसे ही लड़ने के लिए आ गई। जब आरव से इस बात के बारे में बात की तो उसने कह दिया
कि मेरी बीवी है, उसका जैसे मन होगा वो वैसे रहेगी, आप लोग उसको ना ही टोकें तो बेहतर होगा। एक दिन मनोज ने बहुत शराब पी रखी थी और आरव और उसकी पत्नी ने मिलकर न जाने कब घर के पेपर्स पर मनोज के साइन करवा लिए और बस उसके बाद से उनकी बदतमीज़ियाँ दिन पर दिन बढ़ने लगीं। और एक दिन यह आया कि उन्होंने हमें धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। बहुत दिनों तक भटकने के बाद हम जैसे तैसे यहाँ पहुँचे। कभी किसी से भीख मांगकर एक वक्त का खाना खा लेते तो कभी किसी से खाना मांगकर ही अपना पेट भर लेते थे। इतना कहते कहते अंजलि फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया ने उसको जैसे तैसे करके चुप किया। बाहर खड़े हुए हेमा जी और हरेंद्र जी ने भी उसकी सारी बातें सुन ली थीं। शाम को मानस जब ऑफिस से आया तो प्रिया ने उसकी सारी बात बताई। अगले दिन सुबह को सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी हरेंद्र जी ने उससे कहा कि बेटा मानस, तुम्हारे मेहमान अब ठीक हो चुके हैं, बेहतर होगा कि वह अपने घर वापस चले जाएं। हमारे घर में अनजान लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। मानस कुछ कहता उसके पहले ही मनोज और अंजलि हरेंद्र जी के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन हरेंद्र जी ने उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया और मानस से कहा, मानस कि इसके बेटे ने इसके साथ क्या किया है, उसमें हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं। अगर हो सके तो इसको इसका घर वापस दिलवा दो, फिर यह जैसे भी रहे वह इसकी मर्ज़ी है, हमारी कोई हमेशा की जिम्मेदारी नहीं है। जब इसकी जिम्मेदारी इसने कभी समझी ही नहीं तो आज हमसे यह किस चीज़ की उम्मीद कर रहा है कि हम इसके दुख और तकलीफ़ को समझें। जो अपने 12-13 साल के बेटे का ना हुआ, जो अपने बूढ़े बाप का ना हुआ, वह किसका होगा। इतना कहते हुए हरेंद्र जी ने मनोज को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। दुखी मन से मनोज और अंजलि भी वहाँ से जाने लगे कि तभी प्रिया ने हरेंद्र जी से कहा, दादाजी, मैं मानती हूँ कि मम्मी पापा जी से गलती हुई है और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उन्हें इस बात का पछतावा भी तो है। कितने दिन से वह आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। और दादाजी, बच्चे कितनी भी गलती कर दें, माँ बाप का फ़र्ज़ होता है उन्हें माफ़ करने का। अच्छा, आप इनको अपने बेटे बहू के रिश्ते से ना सही, मेरे माँ बाप के रिश्ते से तो यहाँ रहने दे ही सकते हैं ना। वैसे भी मैं नहीं चाहती कि इतने दिनों बाद मुझे माँ बाप मिले हैं और किसी भी वजह से वह फिर से मुझसे दूर हो जाएं। आपको अपनी प्रिया पर भरोसा है ना दादाजी? आगे से मम्मी पापा जी की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। एक बार मेरे लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए ना दादाजी। इतना कहते कहते प्रिया रोने लगी कि हरेंद्र जी ने प्रिया को उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, पगली, इसमें इतना रोने की क्या बात है? क्या तू नहीं जानती कि मैं तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकता? अगर तू इसी में खुश है तो कोई बात नहीं, यह दोनों यहाँ रह सकते हैं। इतना सुनते ही मनोज और अंजलि ने हरेंद्र जी के पैर पकड़ लिए। तब हरेंद्र जी बोले, खाली पैर पकड़ने से काम नहीं चलेगा, मेरी प्रिया का साथ बराबर हाथ बटाना पड़ेगा। और ख़बरदार, तूने अपनी सासगिरी मेरी बच्ची के ऊपर दिखाई तो। इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हंसने लगे और अंजलि ने भी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं पिताजी, आगे से कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। अब मानस का पूरा परिवार उसके साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा है। अंजलि ने जिस बेटे की खातिर, जिस बेटे को सौतेला कहकर उसे घर से बाहर निकलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बुढ़ापे में उसके उसी बेटे ने उसका सहारा बनकर उन दोनों को अपने पास रखा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अब एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।